घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? घोड़े घास से दोस्ती करेगा थोड़ा ऊपर जा। डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होता है, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मोर मेटालिक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डिंग होता है। सबसे पहले देखना है इसमें D1 D2 D3 D4 D5 है ना, दिखाई दे रहा है जिसमें कि देखो मेटालिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है। जितना जब ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। और डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लूजली बॉन्डिंग होगा तो वो जितना उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, D1 D2 D3 D4 D5 तक क्या आता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, बढ़ता है। फिर D6 D7 D8 तक क्या आता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि जब D1 D2 D3 D4 D5 का क्या होता है ना कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण से इसमें ऐसा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एकदम नहीं, सही है एकदम। उसके बाद क्या होता है ना मेटालिक बॉन्डिंग में कि D5 D6 D7 8 तक क्या होता है मेटालिक बॉन्डिंग, फिर घट जाता है। तो बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, इंक्रीज करता है। इससे क्या पता चला कि मेटालिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजली होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया था। अब मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है ना, वो भी किस पर डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखे ना है कि हम लोग को जो मेटालिक बॉन्डिंग होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वो कम पढ़ाएगा, आदत लग देखो, जाएगा ज़्यादा पढ़ाएगा तो क्या होता है, डीलोकलाइजेशन जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ज़्यादा होगा। इसका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट देखो, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हम लोग सबका तो बढ़ ही जा रहा है, क्यों इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इसका सबसे ज़्यादा होने वाला है मेटालिक बॉन्डिंग। तो टॉप बॉटम में बढ़ने लगता है मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होता है, इसीलिए ऊपर बढ़ता है, ठीक है। उसका क्या होता है कि फिर उसका घटता है, ठीक है, इस तरह से इसमें होता है। कभी तबीयत तो बेद खराब रहता है ना। मैंगनीज और टीसी जो होता है बोथ है मोड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो तो मैंगनीज और टिंजियम जो होता है मोड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बट दे सो लेस मेल्टिंग पॉइंट। क्यों लेस मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, दे आर हाफ फील्ड होता है और लेस स्टेबल होता है। हाफ फील्ड होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस वैल्यू ऑफ डीलोकलाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, तो उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबल जितना हो गया तो डीलोकलाइजेशन ज़्यादा नहीं कर पाएगा, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा नहीं कर पाएगा तो मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ पोटाइजेशन जानता है डिपेंड करता है किस पर करता है, मेटालिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ पोटाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्डिंग। जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा उतना ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ पोटाइजेशन होगा। एंथैल्पी ऑफ पोटाइजेशन किससे करता है, मैंने कि जो वैसा एंथैल्पी जिसमें वो क्या होता है अपने गर्म होने लगा, मैंने मेटालिक बॉन्डिंग एंथैल्पी ऑफ पोटाइजेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सबसे देखना पड़ता है कि NsN-1 जो डी ब्लॉक का होता है, NsN-1 डी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है N-1 डी सबसे, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्राउंड स्टेट डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलता है कि नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रन N-1 डी सेल्स, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओनली जो होता है कि जो होता है कि ग्राउंड स्टेट में जो होता है डी ऑर्बिटल वही क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में काम करता है, ठीक है। ओनली NS इलेक्ट्रॉन एक्साइट यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलता है बॉन्ड फॉर्मेशन कौन जाता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका सबसे पहले जाएगा आपका NS वाला जाएगा। उसके बाद ये होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका एक्साइटेशन नहीं होता पहले, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलते जो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा है डी ऑर्बिटल को वही बॉन्ड फॉर्मेशन जाएगा और NS इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, D1 से D5 तक क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, फिर D5 से D10 में ऑक्सीडेशन घटता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ग्राउंड स्टेट में देखिए इसका देखिए 3s1 से कैसे 3s1 होता है, उसका 3s1 से क्या होता है, इसका बढ़ता है फिर घटता है। और देखिए जैसे ग्राउंड स्टेट ऑफ पी ब्लॉक का देख रहे हैं किसी एक का, ठीक है, कि ये 1 2 3 4 5 6 मीन्स हम लोग किसी एक देख रहे हैं हम 4s2 3 1s2 2p6 3s2 3p6 का 3p5 3p4 3p4 मैंने 14 ग्रुप का हम लोग किसी का देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है।
ठीक है। जैसे कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट में देखिए ना तो 4:3D7 होता है ना भैया, इसमें T2G होता है, तो इसमें देखिए 4 को भरा गया, और इसमें Eg से भराएगा तो Eg में कितना हो गया, 2 का अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इलेक्ट्रॉन 2 का अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि 4s2 में 4s में पहले से निकलता है 2 का इलेक्ट्रॉन तो +2 हो गया, फिर 4s और Eg से निकलता है तो 3 हो गया, फिर उस 4s और 4 से निकलता तो 4 हो गया। ठीक है। इसमें सबसे पहले स्कैंडियम का देखना था। स्कैंडियम में जो होता है 4:3D1 होता है ना, तो इसमें +3 हो गया। कैसे हो गया +3, तो समझ में आ रहा है कि 4s2 से नहीं निकलता, इसका एक्सेप्शन में है कि +3 सिर्फ होता है। ठीक है। उसका टाइटेनियम जो होता है 4s2 और 3D2 होता है, तो 4s2 3D2 हो गया ना, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले 2 से निकल गया, फिर इससे 3 को निकल गया, फिर 1 और 4 को निकल गया। इसी तरह से हम लोग क्या होता है टाइटेनियम का होता है। फिर इसका वेनाडियम का देखेंगे तो 4s2 3D2 होता है ना, तो +2 +3 +4 +5 होता है। तो +2 कैसे हो गया यहाँ से, +2 इस पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो +2 हो गया, फिर इससे निकला तो +3 हो गया, फिर इससे निकला तो +4 हो गया, इससे निकला +5 हो गया। इस प्रकार से इसका बढ़ते रहता है। आगे हम लोग देखते हैं स्कैंडियम के बारे में। हम लोग जब हम लोग समझ गया तो +2 +3 +4 होता है, तो क्योंकि इसमें देखिए मैं मोड ज़्यादा से ज़्यादा के ना तो 5 तक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्रोमियम में तो 4s1 3D5 होता है, तो +2 भी होता है, इसका +3 +4 होता है, +5 होता है, +6 भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्या 6 को निकल सकता है। फिर देखिए भैया इसका देखिए 4s2 7 को निकल सकता है, +2 +3 +4 होता है। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा होता है, इसी से पता चलता है। फिर आयरन में जैसे हम लोग जाते हैं, आयरन में हम लोग जैसे जाएंगे तो उसमें देखेंगे 4s2 3D6 ना भैया, +2 इसका होगा, +3 होगा, +4 होगा, क्योंकि अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। पेयरिंग स्टार्ट होने के कारण से यहाँ पे +5 इसका एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए +2 +3 +4 और +6 ही होता है। ठीक है। कोबाल्ट में अगर देखेंगे तो भैया +2 +3 +4 होता है, क्योंकि पेयरिंग हो जाता है तो +2 +3 +4 तक दिखाता है, उसके बाद से और में पेयरिंग हो पाता है, तो इसके कारण से लोग दिखा नहीं पाता है। ठीक है। और इस तरह से आयरन में भी इस तरह दिखाई नहीं दे पाता। ठीक है। और निकल के साथ क्या होगा, +2 +3 +4 होता है बस। और ये कॉपर का साथ क्या होता है कि कॉपर में भी क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, +1 से निकल सकता है 4s2 4s1 से निकला, और एक 9 से निकल सकता है, 2 एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। ठीक है। तो उसका कारण बताएंगे कब +1 और कब +2 है। ठीक है। और जिंक में सिर्फ 4s2 से निकल सकता है, इसलिए +2 होगा। ठीक है। आगे की बात है कि देखिए क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम और मैग्नीज में देखिए लोग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और आपको पता है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अपना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो क्रोमियम जो होता है ना +6 होता है, तो वो अपना हाईएस्ट से लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, तभी तो ये क्या करता है रिड्यूस कर देता है, तो इसी को क्या करता है अपने को रिड्यूस करता है दूसरा, तो इससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। लेकिन देखिए ऊपर से नीचे आते ना तो ये जो होता है ना कि स्टेबिलिटी बढ़ने लगता है, स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगा तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो +6 में भी स्टेबल रहता है, +3 में भी स्टेबल, ज़्यादा +6 में स्टेबल रहता है, इसलिए उससे निकलना नहीं पाता। ठीक है। तो क्रोमेट जो होता है अनस्टेबल होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। बट बॉटम में जब हम लोग जाएंगे WO3 में जाएंगे, इट नॉट बी वाइज, क्योंकि ये स्टेबल होता है +6 में ही। और सेम मैग्नीज के लिए भी होता है। मैग्नीज में क्या होता है कि दिखाता है, लेकिन उसका जो नेचर है नहीं दिखाता है, रेडियम जो भी आरी से है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखना है आगे की तरफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम लोगों के पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में था, उसी का रिस्पेक्ट में इसको भी सजाया गया। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि इनवर्ड होता है तो Mn+ से M में जाता है, तो ये रिड्यूस कर रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है, हम लोग को पता करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का सहारा लेते हैं। ये जो डिपेंड करता है हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और माइनस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है मैंने उसमें जो होता है कि 2 के बीच में जो होता है कि जब पानी में डालेंगे तो सोल्यूबल होता है, तो 2 भागों में टूट जाए, उसी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, और जितना साइज कम होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। और SRP किस पर रहता है, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा तो SRP उसका सबसे कम होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा SRP, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा SRP कम, तो इससे पता चल जा सकता है कि किसका हाइड्रेशन एनर्जी अगर हम लोग पता है किसी का तो उसका SRP भी पता चल जाएगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है वो भी पता चल जाएगा। देखिए ये चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होता है। चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होगा तो क्या होगा, चार्ज अगर डोमिनेंट फैक्टर होगा तो क्या होगा, EM2+ से M में जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन 2 देखेंगे। पहला का देखेंगे M से M+1 M गया तो आई इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर M+ से M से गया ++ तो I2 हो गया। तो M देखेंगे तो M+2 आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन 2 देखेंगे। ठीक है। खत्म हो जाएगा। तो इनॉट जो होता है M3+ से M2 की गया तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 का देख रहे थे, तो सबसे पहले M3+ से M2 गया ना तो आयनाइजेशन 3 देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख के क्या पता चलेगा, देखिए क्या पता चलेगा, बात तो सही है, बात तो सही है रे बाबू। ठीक है। तो देखो क्या पता चलेगा कि ये सब दिखा रहे कहने से 2 और A1 और 2 मिला के इसका दिखाना पड़ा, जबकि इसका हम लोग M3+ से 2+ में जा रहा है तो सिर्फ आयनाइजेशन 2 लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकला इसीलिए ले रहे हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
अब देखिए एसआरपी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम, एसआरपी जो होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम में नेगेटिव होता है, एसआरपी जो होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम का नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इन लोगों का क्या होता है ना, हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है इन लोगों का, क्योंकि इस लोगों का चार्ज कम होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो मैंने साइज कम होता है तो स्कैंडियम का ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी का, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है, ठीक है, खत्म। और क्या होता है कि इसीलिए लोगों का क्या होता है नेगेटिव में होता है, क्योंकि फॉर कॉपर एसआरपी पॉजिटिव होता है। क्यों एसआरपी पॉजिटिव होता है? क्योंकि भैया वो तो कॉपर तो भाई छोटा है, नहीं छोटा नहीं बड़ा है, लेकिन उसका साइज भी छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है इसलिए उसका आयनाइजेशन ज़्यादा हो गया, आयनाइजेशन ज़्यादा पॉजिटिव है इसी कारण से उसका एसआरपी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कॉपर में क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी से, जिसके कारण से हम लोग कॉपर का प्लस में लेते हैं, ठीक है। हमारे ये लेते हैं जैसे कि इन 3D स्टेज कॉपर मेटल ऑल्सो कॉल्ड नोबल मेटल, इसीलिए उसको नोबल मेटल की तरह भी बोलते हैं क्योंकि प्लस शो करता है बाकी से माइनस में शो करता है। स्कैंडियम देखिए M2 प्लस M गया था तो Ia प्लस I3 लगा था, इसके लिए I3 लगा था। देखिए इसका जो होता है वैल्यू स्कैंडियम -106 होता है, -19 होता है, 0.9 होता है, -1.18 होता है, सबसे ज़्यादा में देखिएगा तो इसी में है। फिर -0.44 होता है, फिर -0.2 और -0.25 और कॉपर का 0.34 होता है जो कि प्लस में है और बाकी सबका माइनस में है, ठीक है। ये देखिए माइनस में हो गया, यहाँ देखिए माइनस में +156 हो गया, जब M3 प्लस M गया तो वहाँ पर प्लस M3 प्लस M2 प्लस गया तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। कैसे दिखाता है भैया कि मोर रिएक्टिव मेटल होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए जैसे लिथियम को देखिएगा तो उसका ज़्यादा रिएक्शन होता है तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए होता है। सारा साइज छोटा है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनेबल होता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम मतलब जल्दी ही माने कि रिलीज होने लगता है, तो उस तरह का आयनाइजेशन एनर्जी जिसका कम होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और हम लोग बाय द वे हम लोग दूसरा चीज़ से भी देख सकते हैं कि जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये भी ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया, और ये कम है तो कम मिला के कम ही हो गया, इसलिए एसआरपी नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है, मोर नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कलर देखेंगे तो कलर प्रिपरेशन में देखेंगे Mn2 प्लस और CO2 प्लस जो होता है ना भैया वो गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर का होता है, और इसमें जो होता है इसीलिए इसको याद करने का तरीका है कि मन को गुलाबी रखो बाबू, ये सब चीज़ों का टिकवा सब जरूरी है। मैंने तो क्वालिटी का तो मन को गुलाबी रखो याद कर लेंगे हम लोग। तो फिर ग्रीन याद करना है तो याद कर सकते हैं, फिजाई भी नहीं है करेले जैसी हरी, ठीक है, फिजाई भी नहीं है करेले जैसी हरी, उससे ग्रीन याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भैया Fe+2 होता है, Fe+2 होगा तो कच्चा है, कच्चा आम कैसा होता है हरा होता है, उससे भी याद कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि Fe3+, अब दूसरा देखिएगा तो Fe3+ है, Fe3+ और CrO4 - है, तो Fe3+ और CrO4 जो होता है येलो कलर का होता है, येलो कलर का होगा तो भैया क्या काम होगा, तो येलो कलर का जो है तो इसको याद करने का तरीका है कि Fe3+ और CrO4 को याद करने का तरीका कि फिकर करोगे तो पीले पड़ जाओगे। तो Fe3+ और CrO4 का येलो कलर होता है, तो इस समय बताया था कि देखिए Fe2+ में बताया था ना कि हरा होता है, तो Fe2+2 है तो कच्चा है, अब +3 है तो पक्का है, तो इस तरह कच्चा और पक्का करके हम लोग याद करके रख सकते हैं कि किसका रंग क्या होगा, ठीक है। कच्चा आम होगा तो हरा होगा, पक्का आम होगा तो +3 होगा, इस प्रकार से भी याद करके रख सकते हैं बाय द वे, और वही तरीका आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। देखिए बेसिक ऑक्साइड का, देखिए बेसिक ऑक्साइड किससे करते हैं, बेसिक जो होता है इसके याद करने का तरीका था कि स्काला था, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, जितना ज़्यादा एनायन ज़्यादा होगा पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किस पर बनाता है पोलराइजेशन, जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है चार्ज पर, चार्ज ऑफ एनायन, जितना नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो बेसिक ऑक्साइड इसी पर डिपेंड करता है, इसीलिए क्या होता है जितना मैंने कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला में मैंने जिसका चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा क्या बनाता है कि पोलराइजेशन उसका ज़्यादा होगा, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन जिसका ज़्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो मोर द चार्ज होगा तो मोर माने वो एसिडिक गुण दिखाएगा, बेसिक गुण नहीं दिखाने का चलते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पता चलना चाहिए ना बेसिक कौन है कि एसिडिक कौन है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि चार्ज इसमें ज़्यादा होगा, चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा तो उसका पोलराइजेशन कम होगा। अब चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, सॉरी चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा। इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं।
बेसिक। तो देखिए हम लोग को स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीज हम लोग को डी ब्लॉक का पहला सीरीज में पता करना पड़ता है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है। तो एसिड, बेसिक और एम्फोटेरिक कौन है वो पता करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो देखिए न्यूट्रल लगा तो चीज नहीं होता, एसिडिक होता है, बेसिक होता है और एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, माफ कीजिएगा, एसिडिक होता है, बेसिक होता है और एम्फोटेरिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कैंडियम के बारे में देखेंगे। तो स्कैंडियम जो था +3 में पाया जाता है, सिर्फ उसका स्कैंडियम को हम लोग को सिर्फ क्या पाया जाता है, +3 वाला पाया जाता है, तो उसका Sc2O3 होता है। टाइटेनियम का TiO होता है, Ti2O3 होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड या TiO2 बेसिक होता है। और ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसका जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट TiO और Ti2O3 बेसिक होता है और TiO2 जो होता है एम्फोटेरिक होता है। याद करने का तरीका भी हम लोग बताएंगे। तो बता देते हैं +3 फॉर्म ऑफ स्कैंडियम टू मैग्नीज, बोलते हैं स्कैंडियम टू मैग्नीज में जितना +3 है, ठीक है, खाली क्रोमियम को छोड़ के, क्रोमियम को छोड़ के जो होता है बेसिक है। +3 वाला जितना भी है सब बेसिक होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे क्रोमियम को छोड़ के, ठीक है। बस याद रखने के लिए स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक जितना जाइए तो सबका क्या था, बेसिक होता है। स्कैंडियम +3 फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज ऑल आर बेसिक होता है। इस +3 जो होता है स्कैंडियम टू मैग्नीज जो होता है, और +3 वाला जो जितना भी हो सब क्या था, बेसिक है, ठीक है। क्या है, बेसिक है। क्या होता है, बेसिक होता है। तो स्कैंडियम से तो जाइएगा तो क्या होगा, मिलेगा, बेसिक मिलेगा। तो Sc2O3 जो होता है बेसिक होता है। TiO, Ti2O3 ये भी बेसिक है, माने कि जितना लोएस्ट ऑक्सीडेशन है, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन टाइटेनियम ऑक्साइड का +4 होता है, वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। और क्योंकि उससे ज़्यादा वाला अगर होता तो वो एसिडिक होता है, ठीक है। बस इतना ही तक का याद रखना, ठीक है। और VO2, VO2 लोएस्ट ऑक्सीडेशन बेसिक है, और V2O5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +5 है, और VO2 +4 में है। तो ये वाला जो है ना एम्फोटेरिक है, मैंने +4 वाला इसका एम्फोटेरिक हो गया। आज देखिए क्रोमियम सिर्फ एक्सेप्शन में था, इसका +3 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। याद रखने के लिए +3 जो होता है इसका एम्फोटेरिक होता है, और +4 भी, और +6 का हाईएस्ट है तो +6 एसिडिक होता है। CR2, ठीक है ना, CR3 ठीक है ना। CR2O3 जो होता है ना भैया वो एम्फोटेरिक होता है, और CRO जो होता है बेसिक होता है, खत्म। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। मैग्नीज जो होता है भैया इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन होता है Mn और Mn2O3, MnO और Mn2O3 लोएस्ट ऑक्सीडेशन है, वो क्या हो जाता है, बेसिक होता है। इसका थोड़ा सा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन एसिडिक होगा, बीच वाला है तो एम्फोटेरिक होगा। फिर देखिए नीचे जितना भी जाते हैं उससे सब ज़्यादातर आप लोगों को दिखाई देगा, बेसिक दिखाई देगा या एम्फोटेरिक दिखाई देगा, ठीक है। बेसिक और एम्फोटेरिक दिखाई देगा। तो बेसिक किसको दिखाई देगा, आपको लोएस्ट ऑक्सीडेशन हो तो बेसिक दिखाई देगा। तो FeO तो बेसिक हो गया, FeO3 एम्फोटेरिक हो गया। देखिए CO का सिर्फ एक ही को पाया था, कोबाल्ट का हम लोग को देखेंगे, कोबाल्ट का देखेंगे तो इसका एक +2 वाला ही हम लोगों का एग्जिस्ट किया और बेसिक मिलता है। बाकी सब लोएस्ट है, हाईएस्ट तो इसका मिलता नहीं है। तो बस इतना ही पढ़ा था। निकल ऑक्साइड जो होता है इसका, निकल ऑक्साइड भी बेसिक है, लोएस्ट है, समझ में आ रहा है। कॉपर का देखिए भैया CO2O होता है, CO होता है, ठीक है, CO2O होता है, CO होता है। तो देखिए लोएस्ट होगा तो बेसिक होगा, हाईएस्ट और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो एम्फोटेरिक होगा। इसमें एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक में आपको याद करना पड़ता है बस कि वनाडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, बस भी मन जो होता है कि विकार मन में लाओगे तो एसिडिक हो जाओगे। विकार मन में मैंने खराब बातें लाओगे तो आप कैसा मन हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो विकार मन में लाओगे तो एसिडिक हो जाएगा। मैंने वनाडियम, क्रोमियम और इसका ही मैग्नीज का ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, एसिडिक होता है। बाकी सब जो होता है सिंपल होता है, ठीक है। और जिंक, ZnO जो होता है एम्फोटेरिक होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बोलते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड देखिए, हायर ऑक्सीडेशन इन मेटल फॉर्म डाइवेलेंट के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। मोनोवेलेंट के साथ पर ज़्यादा मोनोवेलेंट आ जाता है, जिसके कारण से रिपल्सन ज़्यादा आता है। मोनोवेलेंट नॉट एग्जिस्ट लाइक CrO3 और CrCl3। बोलता देखिए भैया, बोलता हायर ऑक्सीडेशन मेटल, जितना भी हायर ऑक्सीडेशन इन मेटल होता है फ्रॉम डाइवेलेंट के साथ एसिडिक। डाइवेलेंट जो होगा ना, मैंने डाइवेलेंट हो गया जैसे कि मैंने कि डाइवेलेंट मैंने +2 वाला हो गया ना, तो +2 जिसका +2 होगा उन लोग क्या होता है ऑक्साइड, मोनोवेलेंट के साथ ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए CrO3 जो होता है, ठीक है, तो इसका जो होता है ना हायर ऑक्सीडेशन इन मेटल फॉर्म डाइवेलेंट के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल फॉर्म डाइवेलेंट के साथ एसिडिक ऑक्साइड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल फॉर्म डाइवेलेंट के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाता है मोनोवेलेंट के साथ, पर ज़्यादा मोनोवेलेंट आ जाता है जिसके कारण से रिपल्सन ज़्यादा होता है। मोनोवेलेंट नॉट एग्जिस्ट लाइक CrO3 CrCl6। क्या बोलना चाह रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। हायर ऑक्सीडेशन इन मेटल फॉर्म डाइवेलेंट के साथ एसिडिक ऑक्साइड, हायर ऑक्सीडेशन इन मेटल फॉर्म डाइवेलेंट के साथ एसिडिक, जो उसका हायर ऑक्सीडेशन होगा ना मेटल के साथ क्या होगा, जैसे मेटल डाइवेलेंट है उसके साथ मैंने जो भी डाइवेलेंट होगा उसके साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाता है।
हायर ऑक्सीडेशन होता है ना, जैसे Cr2O3 जैसे V2O5 है, ये हायर ऑक्सीडेशन है, ये डाइवलेंट बनाता है और वो एसिडिक होता है, ठीक है, बनाता है और मोनोवेलेंट के ऑक्साइड बनाता है, मोनोवेलेंट के साथ बनाता है, जो होता है मोनोवेलेंट डाइवेलेंट के साथ बनाता है। डाइवेलेंट के साथ जैसे कि ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट होता है, उसके साथ बनाता है, लेकिन जो होता है मोनोवेलेंट के साथ नहीं बनाता है। मोनोवेलेंट जैसे कि Cl हो गया ना, उसके साथ एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो रजिस्टर नहीं कर पाता, ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्या बोलना चाहता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मेटल के साथ, मेटल फॉर्म डाइवेलेंट के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे कि डाइवेलेंट हो गया, ऑक्सीजन का डाइवेलेंट है, उसके साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अब मोनोवेलेंट के साथ करने पर ज़्यादा मोनोवेलेंट आता है, मोनोवेलेंट के साथ करने पर ज़्यादा मोनोवेलेंट आता है, बहुत ज़्यादा मोनोवेलेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो डाइवेलेंट कितना 2-3 ही आ गया, और Cl6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 ज़्यादा आ जाएगा, और जितना ज़्यादा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिपल्सन मारेगा, इसलिए वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑक्साइड बन ही नहीं पाता, ठीक है ना। V2O5 जो होता है एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक V2O5 भी होता है, लेकिन हम लोग उसको एसिडिक, उसमें ज़्यादातर एसिडिक कैरेक्टर होता है, मोर एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक होता है, इसीलिए उसको V2O5 को एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। और CrO3Mn2O7 भी एसिडिक है भैया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, देखें प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 देखेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 देखेंगे क्या देखना पड़ता है। देखिए FeCl3H2O के साथ कंबाइन करेगा तो आपको लगेगा कि FeOH3 बना देगा, आपको लगेगा, एकदम लगना चाहिए भी, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन भैया गलत हो जाएगा। FeCl3 के साथ H2 जो कंबाइन करेगा तो Fe2O3 और .H2 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भैया कि देखिए K2Cr2O7 होता है ना, K2Cr2O7 जो होता है इसको हम लोग क्रोमियम और बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं K2Cr2O7 को, क्रोमियम। K2Cr2O7 को हम लोग प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग क्रोमियम और देखेंगे। क्रोमियम और जो होता है FeO और Cr2O3 को बोलते हैं, तो बनाता है FeCr2O4 बनाता है, क्या बनाता है क्रोमियम और को FeO Cr2O3, तो FeCr2O4 बनाता है, ठीक है। क्रोमियम जो होता है FeCr2O3 के साथ बनाता है FeCr2O4 बनाता है, ठीक है। और FeCr2O4 Na2CO3 और O2 के साथ कंबाइन कर लेता है। देखिए Na2CO3 और O2 को क्या होता है, FeCr2O4 बना ना, ये Na2CO3 और O2 के साथ क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, मिक्सर को फ्यूजन बोलते हैं। तो मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा Na2CrO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा Na2CrO4 बन जाएगा। और Na2CrO4 बताए थे हम वहाँ पे CrO4 2- में हम लोग याद करने का तरीका बताए थे कि क्रोमियम को याद करने के लिए CrO4 को, और हम लोग वो बताए थे आयरन 3+ को याद करने के लिए, फिकर करोगे तो पीले पड़ जाओगे, तो इसलिए Na2CrO4 येलो कलर का होता है, ठीक है। फिर इसको फिल्टर ड्राई करते हैं तो Na2CrO4 बनता है। वही Na2CrO4 को हम लोग क्या कहते हैं एसिडिक मीडियम में रख देते हैं, कोई भी एसिडिक में तो बनता है Na2Cr2O7। हम लोग को Na2Cr2O7 बनाना जरूरी था, वही Na2Cr2O7 को बना के हम लोग रखे, ठीक है। अब बोलेंगे Na2Cr2O7 हम लोग K2Cr2O7 बनाए, क्यों K2Cr2O7 एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका जो होता है ना K2Cr2O7 Na से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि इसका ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा स्टेबल फॉर्मेशन बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो K2Cr2O7 बनाता है, पोटासियम डाइक्रोमेट बनाता है। पोटासियम डाइक्रोमेट, ये पोटासियम डाइक्रोमेट जो होता है लगाता है लड़का लोग, ऑरेंज कलर का होता है, डाई होता है भैया। पोटासियम डाइक्रोमेट क्या होता है, वो ऑरेंज कलर का डाई होता है, बस लगाता है ऑरेंज होता है, ऑरेंज हो जाता है, बस खत्म। और क्या, देखिए CrO4 2-, देखिए Cr के साथ 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए, O में माइनस लगा दीजिए, बन गया Asp3 हाइब्रिडाइज होता है, खत्म। Cr2O7 में क्या होता है, Cr हो गया, ऑक्सीजन लगा दीजिए O के साथ, जैसे यहाँ पे लगाए थे उसी तरह, तो ऑक्सीजन का बीच में ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, CrO4 बना तो 4 हो गया, यहाँ से भी जोड़ दिए, यहाँ से भी जोड़ दिए, तो बन जाएगा CrO4 बना तो CrO3 और CrO3 Cr2O7 बन जाएगा। और इसका 120 डिग्री क्यों होता है, +6 स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप लिंकेज करता है। क्रोमियम +6 होता है जो कि अनस्टेबल होता है, बढ़ता है, क्यों बढ़ता है भैया, तो बताए थे कि भैया कि मैंने ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आता है, कक्ष बढ़ता है तो ऑर्बिट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, आराम से निकाल पाएगा, और उसका कक्ष उतना ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में से होता है, ठीक है। क्रोमियम से डिस्टेंस रिड्यूस करता है, लेकिन नॉनवेज के साथ नहीं होता, ठीक है, खत्म हो गया। मतलब कि देखिए CrO4 2+ होता है एसिडिक मीडियम में रहेगा, बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम में आगे जाएगा, CrO4 2- इसको H+ दे देंगे तो आगे जाएगा और Cr2O7 बनाएगा। और बेसिक रहेगा तो बेसिक मैंने बैकवर्ड, मैंने बेसिक देंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा, Cr2O7 बैकवर्ड हो जाएगा तो बैकवर्ड से हो जाएगा, तो ऑरेंज से वो क्या येलो बन जाएगा, फिर येलो से ऑरेंज से येलो, यही बनता रहता है। pH4 में जो होता है ना, pH4 होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करता रहता है, क्लियर। देखिए आगे देखते हैं कि देखिए समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे हम लोग बताते हैं। देखिए
क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम को हम बताया था कि प्लस से जरूरत होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बनता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते खुद जैसे आयोडीन को K2SiO2 दे दिया, H2S दे दिया, क्योंकि +6 में है। तो ये लोग क्या कर देते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 बना दिया, SH बना दिया। तो इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया ना भैया। ऑक्सीडाइज करके क्या कर दिया लोग, 0I2S बना दिया, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, अपने रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिएक्शन होता है SN2+, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, SN+2 से SN4+ कर देगा, अपने Cr3+ बन जाएगा। Fe मोर स्टेबल इन ऑक्सीडेशन +3 इन ऑल मीडियम, बोलता है Fe जो होता है +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी में नहीं पता, लेकिन बाकी में इस तरह का नहीं दिखा है, लेकिन आयरन में ये बताया गया कि +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए कॉपर के साथ देखिए बहुत बड़ा घटना होता है। ठीक है, कॉपर के साथ सुनना Cu+ होता है, 4s0 होता है, 3d10 होता है। तो 3d10 जो होता है स्टेबल ड्यू टू द हाफ, मैंने पूरा फुलफिल्ड होता है, डियर होता है, इसलिए स्टेबल होता है। और Cu+2 में क्या होता है, 4s0 यहाँ से होगा तो 3d9 हो गया, तो अनस्टेबल हो गया। तो देखो स्टेबल और Cu+ कहाँ स्टेबल हो, स्टेबल कहीं भी होता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन हो या एक्वस सोल्यूशन हो, Cu+ ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन जो तो 4s2 Cu+2 अनस्टेबल है, एक्वस सोल्यूशन में, नॉन एक्वस सोल्यूशन में तो एकदम, और एक्वस सोल्यूशन में डाल देंगे भैया 4s0 3d10 को। तो इसमें देखो भैया कि चार्ज बढ़ गया, चार्ज बनने पर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाता है, और साइज भी घट गया तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गया, और हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गया तो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। इसीलिए एक्वस सोल्यूशन में Cu+2 जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्वस सोल्यूशन हाइड्रेशन एनर्जी मोर Cu+2 ड्यू टू द चार्ज डायरेक्टली साइज यूनिवर्सिटी एंड हैंस Cu+2 मोर स्टेबल। ठीक है, इसीलिए बनता है, स्टेबल बन जाता है। क्या देखिए Fe जो होता है Fe3+ हम बोले थे सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है। Fe+2 भी क्या होता है, मैंने हेमेटाइट का इसका और होगा, तो वो भी जुड़ के Fe3+ में जुड़ जाएगा। ठीक है ना। देखिए कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू क्रोमियम मेटल, देखिए क्रोमाइट ओर को हम लोग क्रोमियम मेटल में कैसे बदल सकते हैं। FeCr2O3 जिसको FeCr2O4 भी बोलते हैं, क्रोमाइट ओर, जो कि हम लोग यहाँ पर ही पढ़े थे, FeCr2O3 का बनाया था। ठीक है ना, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, FeCr2O3 को। तो FeCr2O4 को हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, जिसको क्रोमाइट और बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशन करते हैं, कंसंट्रेशन बेनिफिकेशन साफ करते हैं, तो कंसंट्रेटेड फिर हो गया। फिर देखिए भैया FeCr2O3 होता है, तो इसको देखिए यहाँ पे तो बोल दिया रोस्टिंग करते हैं, लेकिन रोस्टिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सल्फर का तोड़ नहीं है, तो यहाँ पर कैल्सिनेशन करते, गलत दिखा दिया गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो बन जाता है Na2CrO4 बनता है। रोस्टिंग करते हैं फिर सोडियम के साथ मिला के जाता है, तो रोस्टिंग करते हैं Na2CrO4 बन जाता है। वही उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में दे देते हैं, जानवे का तो वहाँ पर भी देखे थे एसिडिक मीडियम देते हैं, तो Na2CrO2 बन गया। वही Na2CrO2 को ऑरेंज कलर का होता है, अरे कार्बन के साथ हिट करेंगे ना बाबू, तो Cr2O3 बन जाएगा। Cr2O3 जो 3 to 6 है, +3 में मैंने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोएस्ट ऑक्सीडेशन +3 है, इसका +3 है। +3 वाला क्या बताया था कि बेसिक होता है, +3 वाला जितना भी होता है वो सब बेसिक होता है। बेसिक होता है कि बोले थे हम लोग बेसिक होता है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं बताए थे कि क्रोमियम जो होता है एक्सेप्शन में है, कि +3 वाला सब बेसिक होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन में क्या था कि +3 वाला बेसिक में नहीं होकर इसका होता है एम्पोटेरिक होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि Cr2O3 एम्पोटेरिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Cr2O3 को ऑल्सो कॉल्ड स्क्वीज ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नाम है सेस्क्यू ऑक्साइड के नाम से। ठीक है, अब देखो Cr2O3 को देखो कोई भी दे दो, Cr2O3 को देखो हिट कर दो, इलेक्ट्रोलाइट दे दो, एल्युमिनियम दे दो, सिलिकॉन दे दो, हाइड्रोजन दे दो, कार्बन दे दो, क्रोमियम में छोड़ देगा। ठीक है, ड्रंकर ड्राइवर टेस्ट किया था, कोई जो दारू पी कर रहता है ना, उन लोग को ड्रंकर ड्राइवर टेस्ट किया था कि देखो भैया कि एसिडिफाइड K2SiO7 होता है, ऑरेंज कलर का होता है, इसमें अल्कोहल उसको दिया गया और उसका देता पिएकर के मुंह में रहता है, तो इससे K2SiO7 के साथ मिला H+ तो CH3COH और Cr2+ से सपोर्ट बनता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। देखिए कोई दिक्कत इसमें तो समझ में आ गया ना कि कैसे बन गया, क्योंकि ये देखो CTOH5 होता है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या आता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भैया, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम लोग क्रोमाइल का है कि नहीं उसको पता करने के लिए हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है रिच कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोरीन, हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करके हम लोग पता करते हैं कि क्लोरीन है कि नहीं। ठीक है, कैसे पता करते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग NaCl नमक होता है, K2Cr2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और KHF और CrO2Cl2। CrO2Cl2 से हम लोग हम इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, CrO2Cl2। ठीक है, इसका भी कलर जो होता है Na2Cr2O7 के जैसा ही, इसका भी क्या होता है K2Cr2O7 के साथ Na2Cr2O7 के साथ ही ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ऑरेंज रेड पेपर या ऑरेंज कलर का भी बोल सकते हैं, ऑरेंज रेड पेपर। ठीक है, अब इसी CrO2Cl2 का हम लोग क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो बना देता है Na2CrO4, Na2CrO4 जैसे वहाँ पर से बन गया था Na2CrO क्रो वाला याद है ना, तो ये येलो कलर का बनता है, और Na2CrO4 के साथ CH3COH और CH3CO2 PB देते हैं।
तो बनाया था PbCrO4 और येलो प्रेसिपिटेट बना था। बोलता है कि यहाँ पे CH3COH के साथ CH3CO होल टू PB का देने का जरूरत क्या पड़ा। देखिए क्या होता है ना कि Na2Cr4 दी एसिडिक मीडियम रहा, एसिडिक मीडियम रहेगा तो Na2Cr2O7 बना देना चाहिए था। ये मैंने कि Na2Cr2 मैंने PbCr2O7 बना देना चाहिए था, लेकिन वैसा तो नहीं बना, हमको PbCr4 बना। PbCrO4 बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो अभी पता चलेगा कि भैया कि मैंने क्या है कन्फर्मेटरी टेस्ट से कि है क्लोरीन है कि नहीं। ठीक है, यही पता करने का तरीका होता है। तो नहीं पता किया जा सक रहा था, तो अगर ऐसा होता तो मान के चले एसिडिक मीडियम रहता है, तो हम लोग क्यों मन नहीं हो पा रहा ऐसा, क्योंकि देखिए भैया कि देखिए CH3COH अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम देंगे तो भैया हो ही जाएगा Pb2Cr2O7, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, PbCrO4 बनता है। तो कारण यहाँ पर ही छुपा हुआ है। देखिए Na2Cr4+3 में CH3COH दे दिए ना, देंगे तो क्या होगा, Cr+3 चेंज कर देगा उसको, क्या चेंज कर देगा उसको, Cr2O7 बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं होने देता, CH3 होल CO2 PB दे दिए ना, तो CH3 ये क्या था, टूट जाता है। CH3COH जो टूटा था ना माइनस में, यहाँ कॉमन आयन बना देता है, कॉमन आयन बनाने पर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन चला जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये क्या होता है, कॉमन आयन क्या कर देता है कि मैंने कि जो एसिडिक H+ का जो फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सपोज कर देते हैं, क्योंकि उसी में मिल जाता है एसिडिक में, और इसके कारण से उसी में मिलकर घुल कर रहता है, तो अपना गुण नहीं दिखा पाता है और PbCrO4 बनाने दे देता है समय। ठीक है, इस प्रकार से कॉमन आयन करता है। फिर हम लोग देखेंगे लेंथेनाइट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे।